हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भाभी बायो की क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की बायोलॉजी, तो क्लास 12 की बायोलॉजी में अभी तक हमने डिस्कस कहाँ तक किया है। हम डिस्कस कर रहे थे, आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो चल रहा था जीन रेगुलेशन के बारे में। हमने बात किया था कि जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से जीन रेगुलेशन होता है। देन साथ के साथ हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक में किस तरीके से जीन रेगुलेशन होता है। हमने प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन के टॉपिक को जब डिस्कस कर रहे थे, वहां पर स्पेशली हमने बात किया था बैक्टीरिया में किस तरीके से, वहां पर हमने ग्लाइकोपेरान के बारे में डिस्कस किया था। आई होप डियर स्टूडेंट सब चीजें आपने पढ़ा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको तभी भी कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप उसको कमेंट करके क्लियर कर लेंगे, ध्यान देना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको पता होगा अब आपका वो चैप्टर जो होगा इंडअप होने वाला है, यानी कि वो चैप्टर अब आपका धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है। तो अभी तक हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ रिटेंशन का लेक्चर जो है काफी लंबा लेक्चर आपका लग रहा है। तो मतलब कि इसमें देखा जाए लगभग ये 16-17 के आसपास लेक्चर होने वाला है। तो काफी लंबा लेक्चर देखा जाए। क्यों लंबा लेक्चर, ऐसा क्या खास बात है? क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जिस वजह से डियर स्टूडेंट आपके काफी लंबे लंबे लेक्चर, काफी ज्यादा लेक्चर लग रहे हैं। तो इसके बाद जो लेक्चर है वो, इसके बाद जो भी चैप्टर है उसमें आप बहुत अच्छे से, बहुत मतलब सिंपल चैप्टर को मिला करके, और ये टोटल समझने वाला चैप्टर था। तो ये चैप्टर समझने के बाद आपका जो भी चैप्टर बचा है उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो आराम से समाप्त हो जाएगा। तो हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ाने से पहले हम डिस्कस करते हैं इस मतलब क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यहाँ पे शब्द जो है इसका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है ध्यान से देखना। एक तो ह्यूमन है, एक जीनोम है, दूसरा प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन का जीनोम है ना, यानी कि ह्यूमन के जीनोम का प्रोजेक्ट किस तरीके से होता है, कुल मिलाकर के बात होती है यहाँ पर जीनोम की। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग तो आप जान ही रहे हो। तो जी का मतलब होता है जीनोम, शार्ट फॉर्म में इसको एचजीपी बोलते हैं, जिसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोल रहे होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम जानते हैं जीनोम का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। बात करते हैं जीनोम की, तो भाई जैसे ही जीनोम की बात आती है तो आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये बात किसकी हो रही है। ये जो कहानी हो रही है, जो बात हो रही है किसके ऊपर, ये बात हो रही है जीन के ऊपर, है ना। यानी कि आपके जीन की कहानी है। कुल मिला करके जीन में क्या क्या चीजें हैं, वो क्या होता है, आपका जीनोम होता है ना। एक पूरा ग्रुप ऑफ जीन, कुल मिलाकर के उसी जीन में क्या होगा आपका, आपको पता होगा इसी जीन में क्या होगा आपका डीएनए होगा। सिंपल सी बात है, इसी जीन में क्या होगा आपका डीएनए होगा। अब आपको पता है जो डीएनए होता है कुछ इस प्रकार से अगर बात करें, तो यहाँ पर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से हम क्या जानते हैं, क्या जानकारी हासिल करते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये जानकारी ली जाती है कि जो ह्यूमन जीनोम होता है, जैसे एडेनिन है तो थाइमिन के साथ बाइंडिंग करता है, वही थाइमिन है तो एडेनिन के साथ बाइंडिंग करता है। तो यहाँ पे जो बेस पेयर आपस में बाइंडिंग करते हैं, कितने बेस पेयर किस तरीके से जुड़े होते हैं और कितने सारे बेस पेयर पाए जाते हैं, और जो बेस पेयर आपके डीएनए में प्रेजेंट है तो आपस में इस तरीके से बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेस पेयर है, ये कौन कौन से बेस पेयर है, इनकी इसका नाम क्या है, हाँ ना, कितने बेस पेयर है। कुल मिलाकर के जितने भी सारे बेस पेयर हैं, इस सभी बेस पेयर की जानकारी जो हासिल करना, इसके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करना, और ये जो जानकारी हासिल करके हम क्या फायदा होगा हमारा, इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद जो हमारा फायदा होने वाला है, काफी लंबा फायदा कुल मिलाकर के, इसी जानकारी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसी जानकारी के माध्यम से हम अपना तैयार कर सकते हैं अच्छा खासा मेडिसिन, जेनेटिक डिजीज को भी हम ठीक कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जीन में मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको जानकर बहुत आश्चर्यजनक लगेगा कि इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक जैसे डिसऑर्डर, आनुवंशिक बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इवन कैंसर जैसे बीमारी को भी इस इस टेक्निक के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, हाँ है ना। यानी कि पता चल जाएगा कि हम किस जीन में, किस सीक्वेंस पर, डीएनए के कौन से बेस पेयर में क्या खराबी है, उस खराबी को हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको हम इट इज द मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ध्यान से देखना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेगा प्रोजेक्ट भी कहा करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेगा प्रोजेक्ट इस वजह से क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है। कितना खर्चा हुआ है, अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका इस पर जो खर्चा हुआ है इसकी खोज में टोटल मिलाकर बात करो तो लगभग लगभग $3 जो होता है पर बेस पेयर का, टोटल मिलाकर के $9 बिलियन। ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि $3 जो होगा पर बेस पेयर का होगा, हाँ या ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके बाद जो $9 है, ये $9 क्या है, आप लाइन $9 बिलियन, ध्यान देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, $9 बिलियन पूरा क्या किया गया, इसके ऊपर खर्चा किया गया। $9 बिलियन क्या किया गया है, इसका खर्चा किया गया है, ध्यान से देखना। यानी कि जिस वजह से इसको हम मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम मेगा प्रोजेक्ट कहा करते हैं, हाँ या ना। बात करें इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई है, ह्यूमन जीनोम की प्रोजेक्ट जो है 1919 के आसपास इसका स्टार्टमेंट हुआ। तो बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई है। तो इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है ये कब हुआ है, ध्यान से देखना। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है आपका 1919 में, ये क्या आया आपका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्या हुई है, शुरुआत हुई है, ध्यान से देखना। कब हुआ है, 1919 में। इसके अलावा कहां पर हुआ था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ प्रोजेक्ट, ध्यान देना, कहां पे स्टार्ट हुआ था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पर आपका ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। और खास बात क्या है, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर प्रोजेक्ट, इसको और किस नाम से जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर प्रोजेक्ट भी कहा करते हैं, हाँ या ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर प्रोजेक्ट भी कहा करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर प्रोजेक्ट भी कहा करते हैं, NIFCP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर प्रोजेक्ट भी कहा करते हैं। स्टार्ट कहाँ पे हुआ है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में इसका स्टार्टमेंट हुआ है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इसका क्या हुआ है, यहाँ पर स्टार्टमेंट हुआ है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर, पूरा नाम क्या है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर में क्या हुआ है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्थापना हुई है, ध्यान से देखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइंटिस्ट जो आए हैं इसको शुरुआत करने के लिए, पहली बात तो ये क्या होता है, सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम इज कॉल्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ध्यान देना। कुल मिलाकर के मानव जीनोम में जो नाइट्रोजीनस बेस होते हैं उनका सीक्वेंस किस तरीके से होता है, समझ पा रहे हैं, उनके सीक्वेंस के बारे में जानकारी हासिल करना ही क्या कहलाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाता है, ध्यान से देखना, क्या कहलाता है आपका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाता है। किसके बारे में जानकारी हासिल करना, ध्यान से देखना, किसके बारे में जानकारी हासिल करना, सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, ध्यान देना, किसके बारे में, दैट इज द सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, यानी कि ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस के बारे में जानकारी हासिल करना। कुल मिलाकर के आपको पता होगा एक चीज कि ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस के बारे में जानकारी हासिल करने का मीनिंग यहाँ पर ये निकलता है कि जो आपका नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए में, वो कौन कौन से सीक्वेंस के, उनका सीक्वेंस कौन कौन सा है। जैसा कि आपको पता होगा, आपने पॉइंट म्यूटेशन पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया में, सिंपल सा एक केवल आपका नाइट्रोजनस बेस चेंज हुआ था, जिसको हमने पॉइंट म्यूटेशन समझा था, ध्यान देना, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन के फॉर्म में बोलते हैं। तो जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसके स्थान पर दलील हो जाता है। ये कंडीशन जो है सिकल सेल एनीमिया की बीमारी में देखी जा रही थी। और सिकल सेल एनीमिया की जो बीमारी होती है इसमें क्या होता है, जो आरबीसी का शेप होता है वो कैसा हो जाता है, आपका सिकल शेप हो जाता है। सिकल शेप का मतलब कि हंसिया के आकार का।
तो कहने का मतलब यहाँ पर नॉर्मली जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो क्या होता है 6 कार्बन पर, यानी कार्बन नंबर 6। जैसे कि आपको पता है एचबी हीमोग्लोबिन की कार्बन नंबर 6 पर क्या होता है ग्लूटामिक एसिड था। क्या था? ग्लूटामिक एसिड था। अब इसी ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर क्या हो गया था? वलीन हो गया था। ध्यान देना क्या हो गया था डीएस पे? वलीन हुआ था। अगर हम बात करें एग्जैक्ट जो नाइट्रोजनस बेस देखें, आखिर ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेस इस कंडीशन में चेंज हुआ था, तो आपको अगर हम बताएं तो यहाँ पर एयर फ्रेंड आप देखेंगे तो जो नाइट्रोजनस बेस अलग हुआ था नॉर्मली, ये क्या हुआ था सिंपल सा, जैसे जो GAG था, GAG के स्थान पर क्या हो गया था GUG हो गया था। ध्यान देना यहाँ पे क्या था GAG था और यहाँ पे क्या हो गया था GUG हो गया था। ध्यान देना केवल एक बेस पेयर में अंतर आया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस एडनिन है ये किसका है? ग्लूटामिक एसिड का है। ध्यान देना ये किसका है? ग्लूटामिक एसिड का है। ग्लूटामिक एसिड का है, हाँ ना। अब क्या हुआ कि ग्लूटामिक एसिड में जो नाइट्रोजनस बेस ग्लूटामिक एसिड का है GAG, यानी कि गुआनिन एडेनिन गुआनिन, अब क्या हो रहा है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से इसको बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। पॉइंट म्यूटेशन के कारण क्या हुआ कि जो एडेनिन था उसके स्थान पर क्या हो गया यूरेसिल। ध्यान देना एडेनिन जो था उसके स्थान पर यूरेसिल हुआ, यानी कि यहाँ पर जो म्यूटेशन हुआ कैसा हुआ पॉइंट म्यूटेशन। ध्यान देना यानी कि जो जीनोम है उसमें क्या हुआ बदलाव हुआ कि नहीं? अरे हाँ या ना, यानी कि जिसके कारण जैसे ही यूरेसिल हुआ तो इसका नाम चेंज हो गया, जिसको हमने क्या बोला वलीन बोला। अब ये जो वलीन होते ही क्या हुआ कि जो आरबीसी का शेप ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो करके कैसा हो गया ऐसा हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आरबीसी का शेप इस तरीके से होगा तो इसको हम बोलेंगे सिकल शेप्ड आरबीसी। कैसा आरबीसी हो गया? सिकल शेप्ड, सिकल शेप्ड आरबीसी। सिकल शेप्ड आरबीसी यानी कि हंसिया के आकार की आरबीसी। अब ये आरबीसी जो होगी नॉर्मल आरबीसी से अलग है। नॉर्मल आरबीसी देख रहे हैं सर्कुलर से, और जो सिकल शेप्ड है किस तरीके से देख पा रहे थे कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि आरबीसी का शेप ही चेंज हो गया। यानी कि आरबीसी का शेप कैसा होना चाहिए था कॉन्केव, और हो कैसा गया सिकल शेप। अब सिकल शेप होने की वजह से क्या होगा ये नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज में रन नहीं कर पाएंगे। हाँ या ना? जब ये ब्लड कैपिलरीज में नहीं रन पाएंगे तो ब्लड कैपिलरीज में मूव करने में दिक्कत होगी, समझ पा रहे? प्रवाह नहीं हो पाएगा, सब फ्लो सही से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा भाई समझ पा रहे हो वेन फटने का चांस रहेगा, समझ पा रहे हो, जिससे डेथ की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से इसका क्या ताल्लुक है? तो ताल्लुक भाई है तो तभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ह्यूमन यानी कि एक बेस पेयर है नाइट्रोजनस के, एक नाइट्रोजनस का एक बेस पेयर केवल चेंज हुआ बस, एडेनिन के स्थान पर केवल यूरेसिल हुआ, और जिसकी वजह से बीमारी इतनी बड़ी बढ़ गई यानी कि आरबीसी का शेप ही चेंज हो गया। समझ पा रहे हैं? होना चाहिए था नॉर्मल किस तरीके से सर्कुलर शेप का, समझ पा रहे हो कि नहीं वृत्ताकार के रूप में, लेकिन कॉन्केव शेप जिसको बोलते हैं, लेकिन कैसा हो गया आपका सिकल शेप हो गया ना। कॉन्केव होना चाहिए था, कैसा हो गया सिकल शेप। कितनी खतरनाक बीमारी से चुनी है ना। तो अब ऐसी खतरनाक बीमारी को ठीक किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा ठीक कर सकते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा। क्योंकि हम उस जीन का पता लगा सकते हैं, उस जीन का पता लगा सकते हैं कि आपने अभी जाना था ना GAG था, ये GAG किसका था? अरे भाई किसका था? ग्लूटामिक एसिड का था। सिंपल सी बात करते हैं इसका एग्जांपल लेकर के। अब ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर क्या हुआ था GUG हो गया था। क्या इसको बोल रहे थे वलीन बोल दिए थे। हाँ नाम ही चेंज वलीन। अब केवल एक बेस पेयर चेंज हुआ था। अब इस बेस पेयर की बहुत जानकारी कैसे हमको पता लगाएंगे, किस तरीके से पता लगेगा? ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से एक चीज एकदम डिक्लेयर हो जाएगा कि हाँ भाई आपके जीन के इस सीक्वेंस पर इस नंबर पर क्या हो गया है एडेनिन का स्थान पर यूरेसिल हो गया है। अब क्या हम कर सकते हैं इसमें सुधार क्या कर सकते हैं? हम अपने अनुसार मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम यूरेसिल को हटा करके एडेनिन यहाँ पे रख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अच्छा वाला जीन यानी कि एडेनिन नॉर्मल आपका फिर से क्या हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड, हाँ ना सिर्फ आरबीसी का सिर्फ नॉर्मल कॉन्केव सिर्फ हो जाएगा, जिसकी वजह से बीमारी नहीं होगी। कौन सी बीमारी नहीं होगी? अरे भाई सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, सिंपल सी बात है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्या है काफी ज्यादा जरूरत है, तो जिसकी वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जैसा कि हमने बताया भी
इसकी वजह से इसको क्या कहा जा रहा है, इनका मेगा प्रोजेक्ट। क्या कहा जा रहा है, इट हैज बीन कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, इसको बताने वाले साइंटिस्ट जो है जॉन कार्ल वेल्टर जो है, इसको बताने वाले साइंटिस्ट है जॉन कार्ल वेल्टर। और लॉन्च कब हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, 1919 में, 1 अक्टूबर। अक्टूबर मतलब लगभग 1 अक्टूबर 1909 में, है ना, जानते रहेंगे। अक्टूबर में लॉन्च हुआ था 1909, जैसे कि अक्टूबर मंथ चल भी रहा है, तो इससे आप याद भी कर सकते हैं, अक्टूबर 1919 में चल लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था, ये अक्टूबर में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था, अक्टूबर में, वो भी 1 अक्टूबर। और कब, 1919 के आसपास ये क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। इट इज लॉन्च बाई 1 अक्टूबर 1919 में, ध्यान देना। तो अब इस डेट को ये क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। क्या लॉन्च हुआ था, एसजीपी। और ये चला कब तक था, ये लगभग 13 साल तक, ऐसा कहा जाता है। 2003, यानी कि पूरा टोटल मिलाया जाए तो 13 साल के आसपास। लेकिन इसकी ज्यादा ये चला, ध्यान देना, 13 साल से ज्यादा। कंप्लीट तो 2003 में इसको होना चाहिए था, 2003 में इसको कंप्लीट, कहीं भी देखेगा 2003 में कंप्लीट, लेकिन ये 2006 तक चला था। ध्यान देना, कब तक चला था, 2006 तक चला आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम एक क्या बोलते हैं, मेगा प्रोजेक्ट वो बोलते हैं। इसको लिख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेगा प्रोजेक्ट, लिख लेते हैं। इसको हम और क्या बोल रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। इसको बोल रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट, है ना। अब क्यों मेगा प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, कारण क्या है, अभी हमने बताया भी था, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा कास्ट है ना। इट इज द एस्टिमेटेड टू 19 बिलियन, है ना, 19 बिलियन डॉलर के आसपास इस पर खर्चा किया गया है। वेरी मोस्ट पर डॉलर का सिंबल हमने बनाया है, यस को इस तरीके से कर दिया है, डॉलर का सिंबल। तो 19 बिलियन डॉलर कहने का मतलब कि काफी लंबा खर्चा इसके ऊपर आया है ना, काफी ज्यादा लंबा खर्चा। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके माध्यम से हम बहुत सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब कि अगर आप देखें तो आपके जीनोम टोटल ह्यूमन बीइंग में बात करते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर। ध्यान देना, आपके बात करें जीनोम में, यानी कि आपके अंदर जो ह्यूमन डीएनए की बात करें तो ह्यूमन में टोटल जीनोम की संख्या कितनी है, तो इसको लिख लेते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर। टोटल कितने बेस पेयर हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर। ध्यान देना, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करें तो बहुत ज्यादा संख्या में क्या पाया जाता है, आपका बेस पेयर पाया जाता है, जो कि 3 into 10 की पावर, ध्यान से देखना, 3 into 10 की पावर 9, लगभग 3 into 10 की पावर 9 क्या पाए जाते हैं, बेस पेयर पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में। ध्यान से देखना, अब भाई इतने ज्यादा मात्रा में अगर बेस पेयर पाया जा रहा है, 3 into 10 की पावर 9 बेस पेयर के आसपास, समझ पा रहे हो, तो इसलिए इतने सारे बेस पेयर की जानकारी समझ पा रहे हो, एक मेथड के द्वारा जिसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से प्राप्त की जा रही है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब इस जानकारी से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं उन सभी जीन का जो हमारी बॉडी में इनएक्टिव है, जो काम नहीं कर रहे हैं, और कौन सा जीन क्या काम कर रहा है, कौन सा जीन में गड़बड़ी है, किस जीन में खराबी है। अभी हमने बताया भी था कि आनुवंशिक डिजीज, जिसको जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, इतनी खतरनाक बीमारी को हम इसके माध्यम से क्योर कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये प्रोजेक्ट, है ना। बात करें तो जो आपका ये यहाँ पर 3 into 10 की पावर 9 यानी कि नाइट्रोजन बेस पेयर होता है, तो लगभग बात करें ये कितने डाटा को स्टोर करता है, तो दैट इज द स्टोर ऑफ डाटा 3300। ध्यान देना, लगभग ये इट इज द स्टोर ऑफ डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टोर ऑफ डाटा। लगभग बात करें तो 3300, ध्यान देना, लगभग 3300, इसको बोलते हैं 3300, लगभग 3300 बुक्स। ध्यान देना, 3300 बुक्स में इसकी जो भी जानकारी आएगी, अगर 3300 बुक को मिला दिया जाए, उतने आपको क्या होते हैं, ध्यान देना, बुक्स, ईच बुक, ध्यान देना, एक चीज और इसमें बताया जा रहा है, ईच बुक यानी कि ईच बुक में कितने पन्ने होते हैं, 1000 पेजेस। ध्यान देना, 1000 पेजेस, यानी कि एक बुक में 1000 पन्ने हैं, 1000 पेजेस हैं, और एक पेजेस में कितने 1000 लेटर है। ध्यान देना, 1000 क्या हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, यानी कि 1000 लेटर जो है वही क्या है, एक बुक में जो 1000 लेटर है वो किसके बराबर है, 1000 नाइट्रोजनस बेसिस पेयर है ना। तो एक बार फिर से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से समझना, ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो आपका 3 into 10 की पावर 9 नाइट्रोजनस बेसिस पाए जा रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग के डीएनए में, यानी ह्यूमन जीनोम में टोटल मिला करके 3 into 10 की पावर 9 नाइट्रोजनस बेस आपको पाए जाते हैं। तो जो 3 into 10 की पावर 9 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, बात करें ये कितने डाटा को स्टोर करते हैं, इसमें कितने डाटा स्टोर होते हैं, कुल मिला करके ये
3300 बुक्स पूरा मतलब भर सकता है पूरे नाइट्रोजनस बेसिस पे अगर हम लिखें तो। और टोटल मिला करके 1000 बुक जो है मतलब 3300 बुक पे ये 3300 तो किताब है, लेकिन एक किताब में लगभग 1000 पेज है। कितने पेज है? 1000 पेज है, 1000 पेजेज है। अब उस 1000 पेजेज में कितने लीटर होंगे? एक पन्ने में कितने लीटर है? ध्यान देना, ईच पेजेज में 1000 लीटर है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने ज्यादा अमाउंट में आपका नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होंगे। ध्यान देना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इतनी बड़ी आंकड़ों की जानकारी लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समझ पा रहे हैं? एक प्रोजेक्ट के माध्यम से हमको ये सब जानकारी मिल रही होती है। इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या होती है? इसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि कोई ऐसी बीमारी जो कभी क्योरेबल नहीं होती है, मतलब कि जब डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, ठीक नहीं हो रहा दवा को जा रहा है, बहुत सारी दिक्कत होती है, तो उस समय डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये जीपी करवाने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। डायबिटीज जैसी बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी जो कभी जब ठीक ही नहीं होती, तो जीपी के माध्यम से समझ पा रहे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से वहां पर ये हम क्लियर कर पाते हैं कि कौन सा जीन पर क्या खराबी है। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वहां पर वो भी जानकारी दे रही होती है कि मरीज जो दवा खा रहा है, जो मेडिसिन ले रहा है, कौन सी मेडिसिन उसके लिए जरूरी है, कौन सी मेडिसिन उसके लिए खराब है। समझ पा रहे हैं? क्या खाना है उसको, क्या नहीं खाना है, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, हाँ या ना। तो सभी चीजें जो होती है आपके जीन पर लिखी होती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कहानी बात करें बड़ी है कि आपकी जीन कुंडली जरूर होती है। कहने का मतलब कि आपकी जन्म कुंडली, मतलब कि जिसको बोलते हैं मतलब हो ना हो और बाकी कुंडली हो, जैसे आप मैरिज होता है, शादियां होती हैं अपने यहाँ, तब भी आपको कुंडली मिलाई जाती है। और कोई मतलब डेट होता है फिक्स, जाते हैं नक्षत्र, मतलब बहुत सारा चीज बताता है उसमें क्या लगा है, मतलब इस डेट को सब से है। तो भाई कुल मिला करके ये चीज यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन अगर बात वो तो कुंडली पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन अगर हम बात करें जीन कुंडली की, तो भाई जीन कुंडली होती है, हाँ ना। सबकी जीन कुंडली अलग अलग, सब में अलग क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो मतलब जीन कुंडली सबके अंदर है। तो इससे हम बहुत बड़ी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी को हासिल कर सकते हैं ये जीपी के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के जीपी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जो होता है जीपी जो होता है साइंस की ब्रांच के अंतर्गत आती है, जिसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है। ध्यान देना, हाँ है ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जीपी का अध्ययन जो विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of human genome is called bioinformatics। ध्यान देना, क्या बोला जाता है इसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स किसकी ब्रांच होती है? ये जो ब्रांच है किसका ब्रांच है? एचजीबी का ब्रांच होता है। ध्यान देना, यानी कि एचजीबी की एक शाखा होती है जिसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप आपको समझ में आएगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक अलग से ब्रांच होती है एचजीबी को समझने के लिए। थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि जो एचजीबी होता है इसका गोल क्या है। ध्यान देना, एचजीबी का गोल्स क्या है? तो एचजीबी के गोल्स जैसा कि आपको अभी हमने बताया भी, एचजीबी का गोल्स जो है मुख्य रूप से बहुत सारे डिजीज को क्योरेबल करने में, समझ पा रहे हैं। आपके जीन की सारी जानकारियां जो भी है वो सभी एचजीबी के माध्यम से पता लग सकती है ना। यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से आप आने वाले समय में ये तय कर पाएंगे कि आपको किस तरीके का बच्चा चाहिए, हाँ ना। मतलब कि समझ पा रहे हैं, जैसे हमने बताया भी था मालूम जैसा कि जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, आने वाले 50 वर्षों में देखा जाए तो समझ पा रहे हैं आपको सभी जीन के बारे में एक एक चीजें आपको पता होगी। कैंसर जैसी बीमारी भी आपकी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, हाँ ना। कहने का मतलब कि उस जीन का पता लगा सकते हैं कि कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर में आपका कैंसरस जीन प्रेजेंट है, ऑन्कोजीन्स जिसको बोलते हैं। अब उस ऑन्कोजीन्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हाँ या ना। मैनिपुलेट का मतलब जब भी मैनिपुलेट की बात आएगी तो बात आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने काफी टाइम तक पढ़ चुका है बायोटेक्नोलॉजी में। ध्यान देना, अब जिन स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर मिस किया है तो आप बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर देखेंगे पूरे डिटेल में। यानी कि मैनिपुलेशन ऑफ जीन का मतलब कि जीन में छेड़छाड़ कर रहे हैं, हाँ या ना। और वहां पर क्या किया, जो खराब जीन था उसको हमने सरकार रजिस्टर एंडोमेट्रियम काट के मदद से एंजाइम को, रजिस्टर एंडोमेट्रियम एंजाइम की मदद से उसको हमने खराब जीन को काट के बाहर करा और अच्छे जीन को हमने वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया। और इंट्रोड्यूस किसके माध्यम से? लाइगेज एंजाइम के माध्यम से। अब क्या होगा, अब भाई सिंपल सी बात है कि जो खराब जीन है बाहर निकल गया, अच्छा वाला जीन आ गया जिससे कैंसर को भी हम क्योर कर सकते हैं, हाँ ना। तो आप जान सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके गोल्स क्या क्या है, बात करें फर्स्ट गोल्स क्या होता है, इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द
अप्रोक्सीमेटली लगभग 20,000 जीन इन द ह्यूमन डीएनए, है ना। लगभग 20,000 ह्यूमन जीन जो होते हैं ह्यूमन डीएनए में होते हैं, सबका आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं, वही चीज जो बार बार आपको बता रहे हैं। और टू डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द लगभग 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर जो भी पाए जाते हैं आपको 3 बिलियन के आसपास बेस पेयर दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए, इसको हम आप मतलब कुल मिला करके उसको हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कोडेड नाइट्रोजनस बेसिस पेयर को, है ना। बात करें इसकी जो प्रोसेस होती है, किस तरीके से हम इसके मेथोडोलॉजीज के ऊपर अगर हम बात करें, आखिर वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्या करना पड़ता है कि हम अपने जीनोम को जान सकें। उसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कौन से मेथड को अपनाना पड़ेगा, ध्यान से देखना न्यूज। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है आपको डीएनए को क्या करना पड़ेगा, है ना। उसके मेथोडोलॉजीज क्या होंगे, सबसे पहले डीएनए को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। अब डीएनए को आइसोलेट करने के लिए आपका ब्लड लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल से डीएनए को आइसोलेट करेंगे, यहाँ है ना। एक बार फिर से यहाँ पे देखना, ये थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी में हम इंटर करते जा रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से टॉपिक कनेक्टेड है, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके रखना, ध्यान से देखना। कहने का मतलब अभी हम इसके बोल्स के बारे में पढ़ें, अब बात कर रहे हैं किसके ऊपर, बात कर रहे हैं डियर मेथोडोलॉजी के ऊपर, ध्यान देना, इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम इसके मेथोडोलॉजी यानी कि मेथड्स, समझ पा रहे यानी कि इसके मेथड्स क्या क्या है, समझना, विधि कौन कौन सी होती है जिस माध्यम से इसको हम क्या कर पाते हैं। तो पहला क्या होता है, हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ध्यान से देखना, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि डीएनए को आइसोलेट करते हैं, है ना, एंड डीएनए को निकालेंगे। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में जो होता है रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियोज यानी कि जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एंजाइम की सहायता से उसको क्या करते हैं, कट करते हैं डीएनए को, इसकी मदद से रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियोज रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियोज जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम की मदद से क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं। और आपको पता होगा जो रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होता है, ये डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटता है जिसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, है ना। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी कि ये डीएनए को क्या करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करता है, कट करता है। अब क्या होता है, अब जैसे ही ये क्या करता है, जब डीएनए को काटता है तो डीएनए क्या क्या मिलता है हमको, डीएनए का क्या मिलता है, फ्रेगमेंट मिल जाता है। क्या मिलता है, डीएनए का फ्रेगमेंट, हाँ ना, यानी कि डीएनए का जो खंड होता है हमको मिल जाता है। अब जब डीएनए का फ्रेगमेंट मिल जाता है, अब उस डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, हम वेक्टर होस्ट में इंटर करते हैं। ये देखो, ये डीएनए का फ्रेगमेंट सपोज करो मिला, अब इसको क्या करते हैं, सपोज करो इसको हम अलग कलर से बनाते हैं, ये आपका क्या है, वेक्टर का डीएनए, वेक्टर का डीएनए, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर में इंसर्ट करेंगे, है ना। अब वेक्टर में इंसर्ट करने के बाद अब सपोज करो हमने इस तरीके से क्या किया, वेक्टर में इंसर्ट किया। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वाहक डीएनए, इसको वेक्टर डीएनए बोला जाता है ना। वेक्टर का काम यही होता है कि वो जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो फॉरेन जीन आपने डाल रहे हैं, ध्यान देना, फॉरेन जीन किसको बोल रहे हैं, इस फ्रेगमेंट को बोल रहे हैं, जो हमने, समझ पा रहे हो कि नहीं, जो हमने बनाया, जो हमने प्राप्त किया है, जिससे हमने डीएनए को लिया, काटा, काटने के बाद इसको फ्रेगमेंट बना। अब इस फ्रेगमेंट को यानी कि थोड़ा सा जो डीएनए है उसको, उसके हमको क्या करना है, काफी सारी कॉपी तैयार करना है, यानी कि इसकी काफी सारी जब कॉपी तैयार करना है, इसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बनाना है। तो जिसकी मदद से क्या करेंगे, इसको हम कई नामों से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं फॉरेन जीन, है ना। क्या बोलते हैं, फॉरेन जीन। इसको हम डिजायर जीन भी बोलते हैं, है ना। हमारा डिजायर क्या है, डिजायर जीन। डिजायर जीन का मतलब ये जो हमारा जीन मिला है, इस जीन की संख्या को बहुत सारा बढ़ाना है, तो इस जीन को क्या करते हैं, लाइगेज एंजाइम की मदद से हम वेक्टर में जोड़ देते हैं। अब जैसे वेक्टर में जोड़ते हैं, अब वेक्टर को क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर इंटर करते हैं, है ना। कोई भी होस्ट सेल हो सकता है, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करें। अब जब होस्ट सेल के अंदर इसको हम इंसर्ट करते हैं तो इसकी बहुत सारी क्या मिल जाती है, इनको कॉपी मिल जाती है ना। तो आपको बायोटेक्नोलॉजी में हमने काफी डिटेल में काफी टाइम तक डिस्कस किया है, तो आप बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर जरूर देखेंगे। अगर आप नहीं देखें तो बायोटेक का लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, जरूर से जरूर देखना है, ध्यान देना। काफी डिटेल में हमने इस टॉपिक को वहां पर डिस्कस किया, जिसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल रहे थे, है ना। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमने जाना कि किस तरीके से हम इस मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से मेथड हम करा सकते हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा यहाँ पर जानने वाली क्या बात है, इसमें और कौन से वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान से देखना। इसमें जो वेक्टर होते हैं दो टाइप के लिए जाते हैं, ये जरूरी है ध्यान देना। इसमें जो वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, दो प्रकार के वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो होता है BAC, है ना, और दूसरा होता है YAC होता है। एक BAC होता है,
एक YAC होता है। आपका पेरेंशियलिटी का ध्यान देना। BAC को बोलते हैं, ध्यान देना, BAC को बोलते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, है ना, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको YAC के नाम से जान रहे हैं। अब क्या होता है कि जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है, ये क्या करता है, ये आपका ईस्ट में इंसर्ट किया जाता है। और BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी बैक्टीरिया का वाहक डीएनए होता है ना, बैक्टीरिया के डीएनए में जब इंसर्ट करते हैं इसको BAC का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल की जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से जानना। यहाँ पे जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? YAC को यूज कर रहे होते हैं, यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके द्वारा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 42 की संख्या को बढ़ा सकते हैं, है ना। अब क्या होता है, यहाँ पर एक चीज जानना जरूरी है। अब क्या होता है कि इसी कॉपी को इंक्रीज कराने के लिए लास्ट में हम जैसे ही वेक्टर सेल के अंदर इंसर्ट भी करना होता है, उसके फ्रेगमेंट को जो भी हम काटते हैं, इसमें मेथड इस्तेमाल करते हैं, इसमें सबन ब्लॉटिंग मेथड। ध्यान देना, लास्ट में मेथड जो होता है सबन ब्लॉटिंग जो बोलता है मेथड, इसको हम समझते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं सिंगर्स मेथड, है ना। सबन ब्लॉटिंग इसमें नहीं इस्तेमाल की जाती है, ध्यान देना। सबन ब्लॉटिंग जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है, वो आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में किया जाता है, ध्यान देना। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का थोड़ा कंसेप्ट इसमें मिलता जुलता है, तो इस तरीके से आप डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का पढ़ाएंगे, वहां पे चीज डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसके अलावा ह्यूमन जीन कंटेंट्स आपको पता ही है, 3 × 10⁻19 बेसिस पेयर, है ना, इतने बेसिस पेयर पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता भी करते हैं इस माध्यम से, ध्यान देना। एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि इस मीडिया के द्वारा, इस माध्यम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पता कर सकते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब इसको हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जरिए हम ये जानकारी पता लगा सकते हैं, ये चीज हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो एंसेस्टर है, पूर्वज है, वो कब आया, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन आ रहा है, यानी कि जैव विकास को मिला के इवोल्यूशन में जो हिस्ट्री होती है, इसको हम जानकारी ये पता कर सकते हैं, सबसे पहले कौन आया इस अर्थ पर, आया ना। कैसे पता करेंगे, चलो इसको समझते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं जो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, RFLP, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तैयारी वाले के बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। RFLP मेथड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, RFLP। यहाँ पर RFLP का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। R का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, F का मतलब होता है फ्रेगमेंट, L का मतलब होता है, ध्यान से देखना, L का मतलब होता है लेंथ और पॉलीमराइजेशन, है ना, लेंथ, यानी कि P का मतलब है पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर हमने क्या बताया, R का मतलब क्या होता है, R का मतलब हमने क्या बताया, रजिस्ट्रेशन। क्या बताया, रजिस्ट्रेशन, हाँ, रजिस्ट्रेशन एंजाइम की मदद से इसको हम काट रहे होते हैं डीएनए को, है ना। फिर क्या मिलता है, इसका फ्रेगमेंट मिलता है, हाँ ना भाई, क्या मिलता है, इसका फ्रेगमेंट मिलता है। और लेंथ, इसके लेंथ को बढ़ा सकते हैं, फ्रेगमेंट को वेक्टर सेल में होस्ट में इंसर्ट करके, है ना। और जब वेक्टर सेल में, यानी कि वेक्टर होस्ट में जब इंसर्ट करेंगे, जब इसकी संख्या बढ़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन, है ना। क्या होगा इसका, पॉली, यानी क्या होगा, पॉलीमराइजेशन। और यहाँ पर PCR मेथड भी यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल, तो वेक्टर सेल में इंसर्ट नहीं करना रहता है, तो वहां पर हम PCR मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा भी था, तो इस तरीके से हम ये चीज परफॉर्म कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं, पॉलीमराइजेशन यानी कि इसका पॉलीमॉर्फिज्म को मिला करके पॉलीमॉर्फिज्म इसको बोल रहे हैं, सॉरी पॉलीमराइजेशन नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब इसकी बहुत सारी कॉपी हम तैयार कर सकते हैं, है ना। पहले इसको काटेंगे एंजाइम की मदद से रजिस्ट्रेशन, फिर फ्रेगमेंट में बदल जाएगा, इसकी लेंथ को वेक्टर से बढ़ा देंगे, जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म, सॉरी बार बार पॉलीमराइजेशन आ जाएगा, इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, बहुत सारी कॉपी तो मिल जाएगी। थोड़ा सा इसको जानते हैं, इसको किस कैसे हम इससे, कैसे हम इस जरिए क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता लगा सकते हैं। किसका पता लगा सकते हैं, ध्यान देना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता लगा सकते हैं। इससे किसका पता लगा सकते हैं, इवोल्यूशनरी, ध्यान देना, इवोल्यूशनरी, इवो क्या बता रहे हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता लगा सकते हैं, है ना। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब कि जैव विकास कब से कब तक हुआ, इसका हम जानकारी से पता लगा सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा
से हम जानते हैं किस तरीके से हम इसका पता लगाएंगे, रिलेशनशिप का कैसे पता लगाएंगे। ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मानव का डीएनए लेते हैं, ह्यूमन बीइंग का डीएनए लेते हैं, फिर किसका डीएनए लेते हैं, फिर हम आपका किसका डीएनए लेते हैं भाई, सिंपल सा एक बार देखते हैं। एकदम फिंगर प्रिंटिंग के जैसा है ये कॉन्सेप्ट, ध्यान देना। फिंगर प्रिंटिंग के जैसा है, फिंगर प्रिंटिंग पढ़ेंगे वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ह्यूमन का डीएनए लेते हैं, हाँ या ना। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं डियर स्टूडेंट, थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, लाइट आ नहीं रहा है, हाँ या ना। तो देखते हैं, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ह्यूमन का डीएनए है, ये देखो ह्यूमन बीइंग का डीएनए है। और दूसरा डीएनए किसका ले सकते हैं, हॉर्स का ले सकते हैं, घोड़े का डीएनए हम ले, हाँ ना। घोड़े का डीएनए को हम दूसरे कलर से बनाते हैं, दूसरे रंग से बनाते हैं। ये क्या होगा आपका, घोड़े का डीएनए हुआ, सिंपल सा। अब इन दोनों डीएनए को हमको काटना है। अब किसकी मदद से काटेंगे, आर एंजाइम, रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से क्या करेंगे, इसको हम काट करेंगे। क्या काट करेंगे, डीएनए को। अब डीएनए को रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियेज जैसे पता है कहाँ काटता है, पालन डोमेन से बेस पर काटता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका डीएनए का फ्रेगमेंट मिल जाएगा। अब डीएनए का फ्रेगमेंट जैसे ही कटेगा, अब क्या करेंगे, इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए, और जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए क्या करते हैं, इस खंड को, जो भी हमारा खंड होता है, इसको हम जेल में प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो होता क्या चीज है, कुछ डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं, जैसे जो डीएनटीआर होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स, आगे हम पढ़ेंगे, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, वहां पर चीजें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में डिटेल में आप समझ पाएंगे। तो ये दोनों डीएनए आपस में क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, दोनों डीएनए का सीक्वेंस आपस में मैच करता रहता है। तो इस डीएनए सीक्वेंस में मैच करता रहता है, जिससे हम ये जानकारी पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई, ये घोड़े में, समझ पा रहे, घोड़े का डीएनए और हमारा डीएनए, हाँ ना। हम लोग का डीएनए रेड कलर से बनाया था और घोड़े का इस तरीके से हमने किस तरीके बनाया था, ब्लू कलर का। तो दोनों डीएनए क्या कर रहे हैं आपस में, दोनों डीएनए का नेगेटिव बेस के द्वारा आपस में मैच कर रहे हैं, हाँ ना। यानी उसका कोडॉन एंटीकोड आपस में मैच कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम ये जानकारी पता लगा सकते हैं कि हमारा घोड़े से किस प्रकार का रिलेशनशिप है ना। घोड़े से किस तरीके से रिलेशनशिप हमारा है ना। कहने का मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आई होप आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया था। कुल मिलाकर के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट मेन मुद्दा मामला क्या है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए हम उस जिन की जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हाँ या ना, जिस जिन में हमारी खराबी है उस जिन को हम पता लगा करके अपने साथ ठीक कर सकते हैं, हाँ ना। मतलब कि चिकित्सा के रूप में इसका बहुत सारा इस्तेमाल, बहुत सारी जगह पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझ आया होगा। अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको कोई डाउट हो रहा है तो डीएस में आप कमेंट करेंगे, जिससे उसका निवारण किया जाएगा। ध्यान देना। आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिससे आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ने के बाद वो चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। जब वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा फिर आगे आपका हेल्थ एंड डिजीज आप पढ़ेंगे। और डीएस में एक बात ध्यान देंगे, आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हमने पूरा डिस्कस कर चुका है, पहले ही लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है। तो आप अगर बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़े हैं, बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ा है, ध्यान देना, प्लेलिस्ट में पड़ा है, बायोटेक का लेक्चर जरूर देखना। तब भी अगर आपको बायोटेक में कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप कमेंट करना, जिससे हम एक पूरा फुल लेक्चर बना देंगे बायोटेक के ऊपर, ध्यान देना। और रही बात बायोटेक का लेक्चर लेना नहीं है क्योंकि आपका टाइम भी सिलेबस समाप्त करना है लगभग वो दिसंबर के आसपास, तो जिस वजह से समझ पा रहा है वीडियो थोड़ा लंबा आपसे मिल सकता है। तो आपको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट समझाना है डिफरेंट, ये आपके लिए चीजें हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट वगैरह तो कमेंट करना। देन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस माय डियर स्टूडेंट।